एक व्यक्ति जिसका जन्म 1948 में बिहार के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट अररिया में हुआ। वह व्यक्ति स्कूल टॉपर हुआ करता था। वह बचपन से ही बिजनेस मैंडेट था और वह बिजनेस के बारे में सोचते रहता था। उसने मात्र 30 साल की उम्र में इंडिया का एक लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। बाद में उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि 12 करोड़ डिपॉजिटर का पैसा पूरा के पूरे बर्बाद हो गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ महामहिम सहारा श्री सुब्रतो राय जी का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में सहारा इंडिया एक चिट फंड की तरह इन्वेस्टर के साथ स्कैम किया। सहारा इंडिया का शुरुआत कहाँ से हुआ था, सहारा इंडिया इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया, इन्वेस्टर का भरोसा कैसे जीता सहारा इंडिया ने, सहारा इंडिया इन्वेस्टर का पैसा क्या रिटर्न कर पाएगा, आरबीआई, ईडी, सेबी, हमारे देश में इतने बड़े बड़े संस्थान होने के बावजूद इतना दिन तक सहारा इतने बड़े इन्वेस्टर के साथ में स्कैम कैसे करता रहा और सरकार को ये बात कानो कान खबर पता नहीं चली। और भी बहुत कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, हमको सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए आप इस वीडियो में और देखिए ज़रूर लास्ट तक इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर सुब्रतो राय, जिनके बारे में हमें ज़्यादा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ आप उनके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। मिस्टर सुब्रतो राय जो अपने माता पिता के साथ में अररिया से लखनऊ शिफ्ट हो जाते हैं और वह आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर चले गए, जहां उन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा किया। और जब वह डिप्लोमा उनका ख़त्म हुआ उसके बाद उन्होंने एक स्कूटी खरीदा और वह स्कूटी से स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे। उस समय इनका मुलाकात छोटे छोटे दुकानदारों से हुआ करता था। उस समय बैंकिंग फैसिलिटी सभी के पास अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं सहारा श्री सुब्रतो राय जी और जन्म लेता है सहारा इंडिया का 1978 में। 1978 में मात्र उन्होंने 2000 रुपये के बैंक लोन से उन्होंने सहारा इंडिया का शुरुआत किया और यह छोटे छोटे व्यापारियों से छोटा अमाउंट पर डे, मंथली, वीकली और यह क्वार्टरली बेसिस पे लिया करते थे और वह एक तय समय पर एक अच्छा रिटर्न देने के वादा किया करते थे। और यह बिजनेस इनका 2005 तक बहुत सही ढंग से चलते आ रहा था और यह पैसा इन्वेस्टर को ऑन टाइम रिटर्न भी कर देते थे। इसी बीच इन्होंने सहारा इंडिया से सहारा ग्रुप खड़ा कर दिया। सुब्रतो राय जी ने ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा था जिस सेक्टर में उन्हें प्रॉफिट होने की संभावना ना हो, जैसे कि रियल एस्टेट, स्पोर्ट, मीडिया, होटल, फाइनेंस, रिटेल, हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर। इसमें से बहुत सारे बिजनेस के नाम आप जानते भी होंगे और बहुत सारे बिजनेस को आप फर्स्ट टाइम नाम सुनेंगे भी, जैसे कि रियल एस्टेट में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नाम से अपना बिजनेस चलाते थे। हालांकि सहारा स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं हुआ करता था। सहारा कई प्रोफेशनल टीम को भी ऑन करता था। सहारा उसमें से एक फार्मूला 1 कार गेमिंग जो बेसिकली कार का गेमिंग करवाती है, सहारा फोर्स इंडिया के नाम से जाना जाता था। वही उनका दूसरा एक इंडियन हॉकी टीम भी था जिसको कि वह स्पॉन्सर करते थे। तीसरा वह आईपीएल में भी उनका एक टीम था जिसका नाम पुणे वॉरियर्स था और यहाँ तक कि वह इंडियन क्रिकेट टीम को भी 10 साल के लिए स्पॉन्सर कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया सेक्टर में भी कहीं पर भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ा और इंटरटेनमेंट में भी नहीं छोड़ा, जहाँ से भी उनका पीआर एजेंसी की तरह उनका काम होता रहे, उनका विश्वास लोगों में भर भर के रहे। जैसे कि उन्होंने सहारा वन, फिरंगी, फैमिली समय, सहारा समय, राष्ट्रीय सहारा और बाजम ए सहारा नाम से कई न्यूज़ चैनल, कई इंटरटेनमेंट चैनल को भी उन्होंने स्टार्ट करके रखा था और इनको बाद में इससे एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ, जिसको कि वीडियो का आपको बाद में आगे समझ में आएगा। होटल लाइन में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लंदन स्थित उनका एक खुद का लग्जरी होटल था जो कि जिसका नाम ग्रॉस वेनोर हाउस था और उनका एक मुंबई में भी सहारा स्टार के नाम से होटल है जो एक विले पार्ले में स्थित है। साथ ही इन्होंने ये सबको मैनेज करने के लिए फाइनेंस सेक्टर स्टार्ट किया। फाइनेंस सेक्टर में उनका एक एलआईसी की तरह ही सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से इन्होंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया और दूसरा इनका सहारा एसेट मैनेजमेंट जो कि इनका बेसिकली फाइनेंस का काम संभालते थे। उसके बाद इन्होंने रिटेल सेक्टर में भी क्वालिटी शॉप जिसे क्यू शॉप के नाम से लोग जानते थे, इन्होंने अपना एक बिजनेस इसमें भी स्टार्ट किया हुआ था। हेल्थ केयर में अगर जानेंगे तो लखनऊ में इनका एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल एक इनका हॉस्पिटल है जो सहारा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। वही आईटी सेक्टर में सहारा नेक्स्ट के नाम से इन्होंने अपना स्टार्ट किया हुआ था।
ये सब करते हुए उन्होंने इंडिया का एक सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्स 12 लाख इन्होंने जनरेट कर दिया, जो कि एक इंडियन रेलवे के बाद प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट था। और इन्होंने 12 करोड़ प्लस डिपॉजिटर को भी ये सब बीच में क्रिएट कर दिए, जो कि इंडिया का एक आज के डेट में सबसे बड़ा डिपॉजिटर इनके पास था। सहारा इंडिया ने पब्लिक का इतना विश्वास जीत लिया था कि मेंबर ही इनके एम्प्लॉय की तरह इनका काम कर रहा था। क्योंकि सहारा परिवार का आप एक मेंबरशिप पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी फैमिली में एक मेंबर ने सहारा इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वह एक साल में अपने 10 रिलेटिव से भी इन्वेस्टमेंट करवाता था सहारा इंडिया में। जैसे जैसे इसमें पब्लिक का पैसा डबल हो रहा था, उसी तरह से इसमें एजेंट का भी कमीशन डबल बन रहा था। सन 2000 से 2010 तक लोग अपना जॉब बिजनेस को छोड़ करके सहारा इंडिया का एजेंट बन रहे थे। मानो तो एक ऐसा होड़ लग गया था कि हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में आपको सहारा का एक एजेंट मिल जाएगा। इन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट करवाने के बदले इनको एक अच्छा कमीशन मिल रहा था। इसी बीच सहारा खूब फल फूल रहा था। मल्टीपल कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मल्टीपल नई नई कंपनी को क्रिएट किया, कई चैरिटेबल फाउंडेशन भी इन्होंने बनाया, जैसे कि अभी आपको मैंने पिछले नाम बताया था। ये सब करते हुए सहारा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच इन्होंने 2006 में सहारा टाउनशिप मॉडल प्रोजेक्ट लेकर के आ गए, जो कि अम्बे वैली सिटी नाम से जाना जाता था, जो करीब 1500 करोड़ रुपया में बन करके तैयार हुई थी। इसमें सारी लग्जरी लाइफ को, सपनों को हकीकत में स्वीकार कर बनाया गया था। जैसे कि इसमें होटल, हॉस्पिटल, हेलीपैड, रोड, एम्बुलेंस, बेसिक जितने भी एक फैसिलिटी होती है सारा इसमें प्रोवाइड करवाया गया था। और इसमें जो अम्बे वैली सिटी में एक हाउसिंग का लगभग कॉस्ट था 15 से 20 करोड़ रुपया में यहाँ पर एक विला टाइप का मिलता था, जो यह एक महाराष्ट्र स्थित लोनावाला से 60 किलोमीटर दूरी पर यह प्रोजेक्ट को बनाया गया था, जो कि सहारा ग्रुप का सबसे बड़ा फेलियर प्रोजेक्ट हुआ बाद में। और इसमें करोड़ों इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, जिसको 2016 में सेबी द्वारा 1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन किया गया, जिससे इन्वेस्टर का सारा पैसा रिटर्न हो सके। बट वो भी अनफॉर्चुनेटली लीगल इशू के चलते सेबी आगे की प्रोसेस नहीं कर पाती है। इसी बीच इन्होंने OFCD ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर देते हैं, जो बाद में सेबी रूल के अगेंस्ट होता है और वह इस पैसे को अलग अलग फेलियर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी कर देते हैं। जब रिपेमेंट करने का टाइम आता है तो वह रिपेमेंट नहीं करते हैं। मल्टीपल पब्लिक कंप्लेन के बाद फर्स्ट टाइम 2009 में सेबी द्वारा एक कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है और 2011 में आगे से किसी भी प्रकार का डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से सहारा पे रोक लगा दी जाती है। परंतु इसके बावजूद भी सहारा अलग अलग सोसाइटी बना करके मेंबर से पैसा जमा कर रहा था। ये सब चल ही रहा था कि 2009 में अपना 3450 करोड़ रुपए का IPO सहारा लेकर के आ जाता है, लेकिन वह फंस जाता है। दरअसल IPO लाने से पहले सेक्शन 32 ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग IPO लाने के लिए सेबी के पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा करवाना पड़ता है, जिससे कंपनी से रिलेटेड सारा डिटेल रहता है पास्ट और फ्यूचर का। इसमें क्या कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का इन्वेस्टर का डिटेल, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, मतलब सारा कंपनी का जन्म कुंडली इसमें रहता है। और कंपनी जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहते हैं, जैसे आज के डेट में हमारा इंडिया का 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक NSE जो कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो उसका सारा इसमें डिटेल रहता है। और इसमें साथ ही यहाँ से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद पब्लिक इशू के लिए 30 दिन के अंदर ROC में जमा भी करवाना पड़ता है। परंतु 2009 में जब सेबी के ऑफिसर इस प्रोस्पेक्टस को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको बहुत ही शॉकिंग न्यूज इसमें पता चलता है और इसमें बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा होता है। उनको यह चीज़ फाउंड होता है, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग, नेता लोगों का पैसा और इन्वेस्टर का, जिसमें कि किसी का कुछ डिटेल ही नहीं है, उनका इसमें सारा डिटेल था। तो चूंकि इसमें बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ था, इसलिए सेबी ने इसे आगे से इन 2 कंपनियों को, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और SHCIL, ये दोनों कंपनी को पैसा लेने से मना कर देती है और इनका IPO पर रोक लगा देती है। और यह इन्वेस्टर का डिटेल मंगाती है, जो ये उन्होंने OFCD से इन्होंने पैसा रेज किया था। बोलता है कि आप हमें इन इन्वेस्टर का डिटेल दिया जाए। सहारा पे एक 100 को नोटिस इशू कर देती है सेबी और बताती है कि बताइए हम आप पे क्यों नहीं कार्रवाई करें। उसके बाद सहारा ने इस नोटिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देती है और कोर्ट द्वारा 31 दिसंबर 2010 को स्टे ऑर्डर लग जाता है। लेकिन इतने गंभीर मामला होने के कारण सेबी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गई और
सुप्रीम कोर्ट को 2 बेंच की जज ने सुनवाई के बाद स्टे ऑर्डर को रिमूव कर दिया और सहारा को फटकार भी लगाया और साथ ही सहारा को डायरेक्ट किया कि सेबी को सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना होगा और इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग भी करना होगा। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सहारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता है। इसी बीच सेबी ने एक और ऑर्डर पास कर दिया सहारा ग्रुप और बोले कि आप सभी इन्वेस्टर को अभी कभी आप पैसा रिफंड करो और साथ में ही आप 15% इंटरेस्ट के साथ में जब से आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है तब से लेकर के अभी तक आप 15% इंटरेस्ट के साथ में ये पैसा आप सभी को रिफंड करो, जो सहारा के लिए सबसे ज़्यादा बुरी खबर था। परंतु सहारा ये भी करने में विफल रही। सहारा ने तब तक लगभग 24,000 करोड़ रुपया 3 करोड़ प्लस डिपॉजिटर से रेज कर लिया था और वो भी 3 साल के अंदर में। इस ऑर्डर के खिलाफ सहारा फिर से सुप्रीम कोर्ट चली जाती और वहां पर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिलते ही और ऑर्डर किया जाता है कि निवेशकों का सारा पैसा रिफंड करे और सेबी ने जो ऑर्डर दिया वो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद सहारा नहीं करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप इस पैसे को आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, अब आप ये पैसे आप सेबी में सारा ट्रांसफ़र करो और सेबी ये पैसे को आप इन्वेस्टर को रिटर्न करेगी। सहारा ने इस बार सेबी को भेज तो देता है, इसके साथ में वह 2 ट्रक कागजात भेज देते हैं। जब वो कागजात को सेबी ऑफिसर द्वारा जब चेकिंग किया जाता है तो पता चलता है इसमें बहुत सारा इन्वेस्टर केवाईसी डिटेल मिसमैच है। किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम है तो एड्रेस नहीं है, एड्रेस है तो पैन कार्ड नहीं है, बहुत सारा डिटेल मिसमैच है। जो मैंने आपको शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग बताया था कि बहुत सारे नेताओं का पैसा था, ये वही सब सारा पैसा था जो आप बाद में इसे आप बार बार सुनते भी होंगे कि सेबी ये बता रहा है कि निवेशकों को कोई पैसा लेने के लिए ही नहीं आ रहे हैं। इसके बाद इसमें लीगल इशू और बढ़ गए जो कि आज तक यह सॉल्व नहीं हो पाया। हालांकि 2023 में गवर्नमेंट द्वारा एक रिफंड पोर्टल बनाया गया जिसमें कि दावा किया गया कि 45 दिन के अंदर में हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, बट उसमें भी बहुत सारा परेशानियों के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर का अभी तक पैसा रिफंड नहीं हो पाया, जिसमें कि कुछ इन्वेस्टर का पैसा रिफंड भी हुआ है जो एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। 429 लाख डिपॉजिटर का सिर्फ मात्र अभी 370 करोड़ रुपया रिफंड हो पाया, जो कि 1.54% के लगभग में है ओरिजिनल इन्वेस्टर के हिसाब से। तो गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि कोई जो ओरिजिनल निवेशक है वो अपना पैसा लेने ही नहीं आ रहे हैं, इधर निवेशकों का पैसा मिल नहीं रहा है। तो अब इस केस में आगे देखा जाएगा कि कितने ओरिजिनल इन्वेस्टर हैं, कितने मनी लॉन्ड्रिंग वाला नेता लोग सब हैं जो जिनका ब्लैक मनी सब पैसा था तो वो लेने आते हैं या नहीं लेने आते हैं। तो इस केस में अब आगे का समय ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। बाकी आपका क्या राय है इस केस में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।